दोस्तों, हल्दीराम भुजिया बेचने की एक छोटी सी शॉप से शुरू हुआ था। यह एक ऐसा बिजनेस है जो आज इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के 80 से भी ज्यादा देशों में अपने फूड प्रोडक्ट्स को सेल करता है। डोमिनोज और मैकडी जैसे इंटरनेशनल ब्रांड भी आज इंडिया में इससे काफी पीछे हैं। अपने राजस्थानी जायके को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के पीछे कुछ गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों का सपना ही था, जिनकी छोटी छोटी कोशिशों ने आज $3 बिलियन का एक विशाल बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। हल्दीराम की कहानी में स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन्स, फैमिली ड्रामा सब कुछ है, लेकिन कभी भी इन सब बातों का कंपनी की ग्रोथ पर असर नहीं दिखा। और यही हमारी आज की वीडियो को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाता है। हम आगे वीडियो में जानेंगे कि हल्दीराम की इस सक्सेस के पीछे की कहानी क्या है और वह कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिन्हें अपनाकर आज हल्दीराम $1 बिलियन कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, इस कहानी की 3 मुख्य किरदार हैं। पहले गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्होंने हल्दीराम की नींव रखी। उनके ग्रैंडसन शिव किशन अग्रवाल और मनोहर लाल। शुरुआत होती है साल 1937 में, जब गंगा बिशन अग्रवाल हल्दीराम कंपनी की शुरुआत करते हैं। तो दरअसल उनके पिता तनसुख दास की राजस्थान के बीकानेर में एक छोटी सी भुजिया की दुकान थी और इस दुकान में उनके घर का खर्च चलता था। गंगा बिशन अग्रवाल को उनके घर वालों प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाते थे। बचपन से ही अपने पिता की मदद करने के लिए वह दुकान पर काफी समय दिया करते थे और खेलने कूदने की उम्र में भुजिया बेचने की रेसिपी को समझने लगे और कोशिश भी की बनाने की। बीकानेर में उसी समय भुजिया काफी पॉपुलर हो चुका था और इसको बनाना भी मुश्किल नहीं था। हर गली मोहल्ले में बड़ी आसानी से यह मिल जाया करती थी और सबका टेस्ट भी लगभग एक जैसा होता था। इसलिए मार्केट में कंपटीशन क्वालिटी का नहीं बल्कि सिर्फ प्राइस का था। जो गंगा बिशन अग्रवाल हमेशा से अपने पिता को भुजिया की रेसिपी में कुछ न कुछ बदलाव करने की सुझाव देते रहते थे और खुद भी नए नए इंग्रेडिएंट के साथ भुजिया पर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। काफी चीजों को आजमाने के बाद आखिरकार वह एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में सफल हो गए उस समय मार्केट में किसी के पास मौजूद नहीं था। दोस्तों, गंगा बिशन अग्रवाल ने अपने पिता की भुजिया में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस किए जिससे उनकी तकदीर ही बदल गई। इनमें उन्होंने पहला बदलाव यह किया कि भुजिया को बेसन की जगह मैदे की दाल से बनाने लगे और ऐसा करने से सिर्फ भुजिया का टेस्ट ही नहीं बल्कि वो पहले से ज्यादा भी क्रिस्पी भी हो चुके थे। मार्केट में मौजूद भुजिया से बहुत ज्यादा डिफरेंट था इस बार का। इसके अलावा उन्होंने दूसरा चेंज यह किया कि मार्केट में जहाँ दूसरे लोग भुजिया को 2 पैसे पर किलो बेच रहे थे, वही इन्होंने हल्दीराम की इस भुजिया का प्राइस 5 पैसे पर किलो रखा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी भुजिया का एक प्रीमियम कैटेगरी में रखकर सेल किया जाए ताकि लोग उनकी भुजिया को एक अलग स्टैंडर्ड में देखें और साथ ही साथ उनका अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सके। तीसरी सबसे जबरदस्त काम उन्होंने यह किया कि बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर अपनी भुजिया का नाम डूंगर रख दिया। हालांकि दोस्तों, उनकी भुजिया का बीकानेर के महाराजा से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी दोस्तों उनका नाम एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह साबित हुआ। लोगों के बीच राजा डूंगर सिंह की काफी इज्जत थी और इस तरह गंगा बिशन अग्रवाल जी एक स्मार्ट मार्केटिंग की वजह से उनका भुजिया लोगों के बीच एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद तनसुख दास ने अपने बेटे गंगा बिशन अग्रवाल यानी कि हल्दीराम के नाम पर भी अपनी एक शॉप हल्दीराम भुजिया वाला रख दिया। हल्दीराम भुजिया बीकानेर में ऑलरेडी एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन चुकी थी। लोग 2 पैसे की जगह 5 पैसे पर किलो भाव में भी बिना हेजिटेशन के उनकी भुजिया खरीद रहे थे, क्योंकि लोगों के दिमाग में यह धारणा बन गई थी कि 3 पैसा एक्स्ट्रा देकर वह एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इस तरह हल्दीराम जी का डूंगर मार्केट में लॉन्च होते ही हिट हो गया और कुछ ही हफ्तों में उनकी सेल्स आसमान छूने लगी। हल्दीराम जी की भुजिया जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में लीडर बन गई और अपने दोनों बेटे मूलचंद और रामेश्वर लाल के साथ मिलकर बीकानेर के अलावा कोलकाता, नागपुर और नई दिल्ली में भी अपने ब्रांचेस शुरू कर दिए। जब हल्दीराम जी की तीसरी पीढ़ी यानी कि ग्रैंडसन जब बड़े होने लगे, बिजनेस फैमिली की तरह उनके परिवार में भी विरासत के लेकर एक झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन हल्दीराम जी ने बड़े ही समझदारी से इन झगड़ों को सुलझा दिया और एक समझौते के अनुसार अपने दोनों बेटों और उनकी फैमिली के बीच बिजनेस एरिया डिवाइड कर दिया। रामेश्वर लाल और फैमिली को केवल वेस्ट बंगाल में व्यापार करने की परमिशन मिली, जबकि दिल्ली और बीकानेर के बिजनेस मूलचंद अग्रवाल को सौंप दिया गया। लेकिन दोस्तों, बंटवारे में एक भाई को सिर्फ वेस्ट बंगाल और दूसरे को बचा सारा बिजनेस देने के पीछे भी एक खास वजह थी। दरअसल वेस्ट बंगाल में हल्दीराम की बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल था, जबकि दिल्ली के चांदनी चौक में बना फैक्ट्री 1984 के सिख दंगों में जलकर खत्म हो चुका था और साथ ही दिल्ली में बीकानेर वाले, खंडेर वाले जैसे मजबूत कॉम्पिटिटर्स पहले से मौजूद थे। दूसरी तरफ नागपुर में भुजिया कुछ खास फेमस नहीं थी और हल्दीराम की मार्केट में कुछ कोई अच्छी पकड़ भी नहीं थी। मामला सुलझाने के बाद भी पूरा अग्रवाल फैमिली फिर से बिजनेस को आगे बढ़ाने में लग गया। और दोस्तों, अब कहानी में एंट्री होती है दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर शिव किशन अग्रवाल जी ने इस कंपनी को एक ऐसे लेवल पर ला के रख दिया जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। श्री किशन जी ने अपना फैमिली बिजनेस को 60 में से ज्वाइन किया, लेकिन टेरिटोरियल डिवीजन के बाद उन्होंने अपना फोकस नागपुर के बिजनेस पर किया, जिसके आगे बढ़ाने के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा। दरअसल उस समय सिर्फ नागपुर में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर भुजिया की खास डिमांड थी। ऐसे में शिव किशन जी ने महाराष्ट्र के लोगों की फूड हैबिट जानने के लिए मार्केट रिसर्च किया, फैसला किया और उन्होंने नागपुर के पूरे मार्केट को खंगाल डाला।
और कई महीनों की रिसर्च के बाद उन्हें इस मार्केट के अंदर उन्हें दो बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई। इसमें सबसे पहली चीज उन्होंने ये नोटिस किया कि महाराष्ट्र के लोग ज्यादा तरह के स्नैक्स के बारे में नहीं जानते थे, और दूसरी चीज वहाँ स्वीट्स के नाम पर कुछ गिनी चुनी मिठाइयाँ ही मौजूद थी, यानी कि महाराष्ट्र के मार्केट में स्नैक्स की अलग अलग वैरायटी और दूसरे रीजन की अलग अलग मिठाइयों को इंट्रोड्यूस करने का अच्छा स्कोप था। और दोस्तों यही सब सोचकर उन्होंने अपनी फेवरेट काजू कतली मिठाई को महाराष्ट्र के स्ट्रीट मार्केट में लॉन्च कर दिया, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों के लिए काजू कतली एक बिल्कुल नई चीज थी। इसलिए शिव किशन जी इस मिठाई का फ्री सैंपल बांटने लगे। उनकी शॉप पर जो भी कस्टमर आता था वह उसे अपनी काजू कतली जरूर टेस्ट कराते थे। इस तरह उनकी इस मार्केटिंग के चलते कुछ ही दिनों के अंदर काजू कतली पूरे नागपुर में फेमस हो गई, और इस मिठाई का फ्लेवर नागपुर के लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते काजू कतली आसमान छूने लगी। अब समय आ गया था कि काजू कतली के अलावा भी और भी स्वीट्स को मार्केट में उतारा जाए, और फिर उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को बीकानेर और कोलकाता की दूसरी फेमस मिठाई से भी रूबरू कराया। स्वीट्स के बाद अब बारी थी अपने स्नैक्स को भी मार्केट में उतारने की, लेकिन इसे भी सीधे कस्टमर के सामने परोसा नहीं गया। दरअसल उन्होंने देखा कि नागपुर के लोग साउथ इंडियन स्नैक्स जैसे इडली और डोसे को काफी ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए कस्टमर को अपनी शॉप पर केवल आने के लिए उन्हें खुद कहा कि साउथ इंडियन रेस्टोरेंट शुरू करते हैं। और जब बहुत सारे लोग उनके रेस्टोरेंट में आने लगे तो उन्होंने धीरे धीरे अपने मेन्यू में समोसा, कचौड़ी और छोले भटूरे जैसे चीजों को भी ऐड करना शुरू किया। इस तरह श्री किशन जी ने पहले लोगों का भरोसा जीता और फिर उन डिशेस को लोगों के सामने पेश किया जो महाराष्ट्र में किसी के पास नहीं थी। और इन जबरदस्त बिजनेस स्ट्रेटेजी और टेस्टी प्रोडक्ट्स के चलते चलते आगे चल के कुछ सालों में हल्दीराम की सेल्स कई गुना बढ़ गई, नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। और दोस्तों अब इस बात में कोई शक नहीं है कि हल्दीराम को इस मकाम तक पहुंचाने में श्री किशन जी का योगदान काफी अहम रहा था। लेकिन अब हल्दीराम की सक्सेस जर्नी में तीसरी और सबसे अहम किरदार के बड़े में जिक्र करना भी जरूरी है, जो हल्दीराम को इस लेवल से भी ऊपर लेकर गए और इंडिया के अलावा दुनिया भर के देशों में इस ब्रांड को पॉपुलर बना दिया। वह शख्स थे मनोहर लाल अग्रवाल, जिन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में दो ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनाई जो हल्दीराम की स्टोरी में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। दोस्तों यह बात है अर्ली 90s का। अर्ली 90s वह समय था जब कोई भी ब्रांड पैकेजिंग पर कोई खास ध्यान नहीं देता था। ऐसे में मनोहर लाल ने अपने ब्रांड को और भी ज्यादा फेमस बनाने के लिए हल्दीराम ने ब्रांडिंग के साथ साथ महंगी, कलरफुल और प्रीमियम पैकेजिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को यह महसूस हो कि वो मार्केट के एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। उनके ऐसा करने की वजह से लोगों के बीच सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी, साथ ही साथ हल्दीराम के लिए लोगों का ट्रस्ट पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। उन्होंने अपने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत किया ताकि उनके प्रोडक्ट लोगों तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा मनोहर लाल जी की दूसरी स्ट्रेटेजी यह रही कि उन्हें बड़े बड़े शहर में हल्दीराम के स्टोर खोल दिए, जिसके चलते सिर्फ कुछ ही सालों में हल्दीराम की सेल्स सैकड़ों गुना बढ़ गई। मूलचंद अग्रवाल और फैमिली के बढ़ते बिजनेस और कद को देखकर रामेश्वर लाल की फैमिली मेंबर्स ने साल 1991 में दिल्ली में भी अपना प्रोडक्ट हल्दीराम के नाम से लॉन्च कर दिया, जिसकी उन्हें परमिशन नहीं थी, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से वह सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही हल्दीराम का नाम और बिजनेस कर सकते थे। मामला कोर्ट तक गया और 15 साल की लड़ाई के बाद साल 2013 में दिल्ली के हल्दीराम को यानी कि मनोहर लाल अग्रवाल को ही हल्दीराम भुजिया वाला का सोलो ओनर घोषित कर दिया गया। दोस्तों भुजिया की इस शुरुआत करके इस ब्रांड ने मिठाई और नमकीन की डॉन वेराइटीज मार्केट में उतार दी और सबको चौंका दिया था। और वक्त के साथ अपने आप को भी तेजी से बदलाव लाते हुए उनके लिस्ट में अब स्वीट्स, नमकीन के अलावा आइसक्रीम और डेयरी प्रोडक्ट्स, कुकीज जैसे फ्रोजन आइटम्स भी शामिल हो गए।